हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 324 FC। ये 2024 के लिए छठवां सेट है और इस सेट का आज हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 का पहला खंड दिया है साइन इनवर्स, कोष्ठक में है e के ऊपर ऋण x की घात यानी e⁻⁻x। इसका हमें अवकलन करना है यानी अवकल गुणांक निकालना है कि क्या होगा। यह है सवाल नंबर 1 और इसका पहला। एक का पहला है और सवाल में दिया हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स e⁻⁻x। इसका करना है अवकलन, तो हम यहाँ पे d/dx कर देते हैं। अब साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 - x² यानी 1 - e⁻⁻x इसका स्क्वायर, और हमें इसका फिर से करना पड़ेगा अवकलन d/dx ऑफ e⁻⁻x। तो ये कोष्ठक में हो जाएगा 1 - e के ऊपर पावर ऋण 2x, क्योंकि पावर का गुणा हो जाता है, और e⁻⁻x का अवकलन होगा e⁻⁻x, और फिर से -x का करेंगे तो आगे माइनस आएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -e⁻⁻x और अंडर रूट में 1 - e⁻⁻2x, या फिर इसको 1/e⁻2x लिख के गुणा करके उसको बाहर निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा e⁻⁻x इंटू e⁻x, और अंडर रूट में बचेगा e के ऊपर पावर 2x - 1। ये कैसे हुआ, इसको लिखेंगे 1/e के ऊपर पावर 2x, इस साइड गुणा हो जाएगा, e⁻2x का वर्गमूल e⁻x होगा जो नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल होके इसकी जगह पे हो जाएंगे ऋण 1, तो जवाब होगा ऋण 1/करड़ी में e⁻2x - 1। ये इस सवाल का जवाब होगा। तो यहाँ पे विकल्प में देख सकते हैं, ये चौथा विकल्प है ऋण 1/e⁻2x - 1। ये सवाल कई बार इस तरीके से भी आ चुका है, ये जहाँ पे इसके आगे का ये जो माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह नहीं रहता है, केवल e⁻sin x के बारे में बात होती है। तो अगर ये e⁻x की बात, तो यहाँ पे अगर उस तरीके से होगा तो यहाँ पे सिंपल आएगा e⁻2x, और ये माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल सिंपल। तो ये माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, वही उसका जवाब हो जाएगा जब यहाँ पे माइनस की पावर नहीं होगी तब। और उसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं समाकलन करना है x sin x dx का। ये सवाल है पहले का दूसरा। समाकलन करना है x sin x dx, तो इसका खंडशः समाकलन करना पड़ेगा, x को छोड़ के sin x का करना पड़ेगा समाकलन -d/dx ऑफ x समाकलन sin x dx, और इस पूरे का समाकलन dx के रिस्पेक्ट में। तो साइन का समाकलन होता है ऋण cos, तो हो जाएगा x कोष्ठक में -cos x, और x का अवकलन खत्म, sin x का हो जाएगा ऋण cos x, और यहाँ पे dx है, तो ये जवाब हो जाएगा माइनस में x cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos का समाकलन होता है साइन, और यही सवाल का जवाब होगा। तो इसमें विकल्प में भी आप चेक कर सकते हो, विकल्प इन्होंने दिया हुआ है x माइनस में x cos x प्लस साइन x प्लस, यही इसका जवाब होगा, और वही यहाँ पे आया हुआ, मिला सकते हो आप इसको। उसके बाद सवाल नंबर पहले का तीसरा खंड है, एक फलन दिया है cos सच दैट r टेंड्स टू r प्लस,
जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स के द्वारा दिया गया है कोई फलन, तो ये होगा, इसमें से कौन होगा ये, तो ये अनाच्छादक फलन होता है। ये एकैकी भी नहीं होता है और ये बहुएकक भी नहीं होता है और ये आच्छादक भी नहीं होता है, तो ये वाला ज़्यादा इसमें बेटर है, ये अनाच्छादक। और उसके बाद अगला सवाल है तीसरा, पहले का चौथा खंड, 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y, नीचे 2 3 दिया और यहाँ पे एक अवयव दिया, यानी दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर बराबर हैं तो हम लिखेंगे 2x माइनस वाई को 1 के बराबर और x प्लस 2y को 3 के बराबर, यानी केवल तुलना करनी है बस। ये है सवाल नंबर 1 का चौथा खंड, जिसमें से अगर आप कंपेयर करोगे तो 2x माइनस वाई की वैल्यू 1 है एक समीकरण, और x प्लस 2y की वैल्यू 3 है। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, ये पहले स्थान पर है तो ये इसका पहला वाला लेना है, ये दूसरे स्थान पे है तो इसका ये दूसरा वाला लेना है। तो हमारे पास कुल 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन वज्र गुणन चाहे जैसे लगा लेंगे, जैसे विलोपन से लगाना हो और x का विलोपन करना हो तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो 2x प्लस 4y इक्वल 6, ये हमारा दूसरा या तीसरा इसको कह सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा, 4 1 5, y बराबर आएगा ऋण 5, यानी y की वैल्यू 1 होगी। y का मान 1 रखेंगे तो 2 1 2, तो x का मान भी आएगा 1, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ विकल्प में देख सकते हो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रख के देख लो। जब x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 जो कि यहाँ है, x का मान 1 रखेंगे तो 1 और 2 3 जो कि यहाँ पे है। और पांचवा खंड है, 2 सदिश दिए हैं, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, इनके बीच का कोण निकालना है। ये है सवाल नंबर 1 का पांचवा खंड। एक वेक्टर है 3i कैप और माइनस में 2j कैप प्लस k कैप, और दूसरा वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, इनके बीच का कोण निकालना है। तो हमें इनका डॉट गुणा करना होगा, उसके बाद बराबर होगा पहले वाले का परिमाण, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, और एक और करड़ी बनाएंगे, उसमें दूसरे वाले को लिखना है, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 इंटू कास थीटा। यहाँ पे गुणा कराएंगे, 3 का गुणा 2 में 6, 2 का गुणा 1 में ऋण 2 और 1 का गुणा 3 में 3, 9 4 13 14, ये होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे केवल 14 रहेगा और कास थीटा, क्योंकि करड़ी में एक जैसे नंबर है। तो 6 3 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा। तो कास थीटा की वैल्यू बनेगी 7/14, यानी 1/2, और 1/2 जो वैल्यू है ये है कास 60 अंश का मान, यानी थीटा का मान आएगा 60 अंश। ये इसका जवाब होगा। अब देखते हैं विकल्प में, तो यहाँ पे विकल्प में देख सकते हो 60 अंश दिया है इन्होंने। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का पहला खंड, सदिश i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप की दिक् को ज्याय ज्ञात कीजिए, यानी कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा। ये है सवाल नंबर 2 का पहला खंड। इसमें सदिश दिया हुआ i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, दिक् को यानी कास अल्फा। कास अल्फा की वैल्यू होगी i का गुणांक बटे सबका मैग्नीट्यूड, तो i का गुणांक 1 है, मैग्नीट्यूड 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4 1 5 1 6, यानी ये हो जाएगा 1/6। ऐसे ही कास बीटा ये भी हो जाएगा 1/6, और कास गामा ये हो जाएगा ऋण 2/6, और यही हो जाएंगी इसकी दिक् को ज्याएं,
ये है सवाल नंबर 2 का पहला खंड। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू है tan इनवर्स x के, तो x का मान बताओ कितना होगा। यह है सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड। साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू है tan इनवर्स x के बराबर। तो चाहे तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लो, या फिर हम 1/2 जानते हैं कि इसकी वैल्यू है साइन में। ये है साइन 30 अंश का मान बराबर होगा tan इनवर्स x। तो ये हो गया 30 अंश बराबर tan इनवर्स x, या x बराबर होगा tan 30, और tan 30 का मान 1/3 यानी x की वैल्यू होगी 1/3। यही इस सवाल का जवाब होगा। और उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड। 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और दिया है PA/B बराबर 2/5। तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू बताओ। सवाल दिया है 2PA बराबर PB बराबर दिया है 5/13। तो यहाँ से PA की वैल्यू हो जाएगी 5/26 और PB की वैल्यू है 5/13, या 10/26 कह सकते हो इसको। चलो हम इसको 10/26 लिख देते हैं हर बराबर करने के लिए निकाल। और साथ में एक चीज और दिया है, PA/B की वैल्यू दिया है 2/5। तो कहा है PA इंटरसेक्शन B बताओ। तो PA इंटरसेक्शन B का सूत्र हो जाएगा, अच्छा ये निकालना है, तो उसके लिए हम PA/B का सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है PA इंटरसेक्शन B बटे में जो नीचे है वही चीज आपको नीचे लिखना है। तो अब चूंकि PA/B की वैल्यू मालूम है 2/5 और PB की वैल्यू मालूम है 10/26 बराबर होगा PA इंटरसेक्शन B। 5 दूनी 10, 2 से 26 को काटेंगे 13 हो जाएगा, यानी 2/13। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू बचेगी 2/13 और यही सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये है सवाल नंबर 2 का चौथा खंड। हल कीजिए dy/dx की वैल्यू है 1 + x/1 - y। इसको लगाना है। यह है सवाल नंबर 2 का चौथा खंड। dy/dx की वैल्यू है 1 + x/1 - y। इसको सॉल्व करने के लिए y को y की तरफ, x को x की तरफ कर देंगे। तो हो जाएगा 1 - y dy बराबर 1 + x dx। समाकलन करेंगे दोनों तरफ जब, तो ये हो जाएगा 1 - y dy और समाकलन 1 + x dx। 1 dy का समाकलन होगा y, और y dy का हो जाएगा y² 2, और 1 dx का x और x का x² 2 प्लस कोई कांस्टेंट c। 2 से गुणा करा देंगे दोनों तरफ तो हर बराबर हो जाएगा, यानी 2y - y² बराबर होगा 2x + x² + 2c। चाहे इसी को उत्तर लिख दो या फिर इसको अरेंज कर सकते हो। जैसे x² को इस तरफ लिखेंगे रेडी x² हो जाएगा, 2x को इस तरफ लिखेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। तो चाहे आप इसको रीअरेंज कर दो या फिर इसी को उत्तर लिख दो। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का 5वां खंड। ये सवाल दिया है कि वक्र y बराबर 2x² - 3 cos x का x बराबर 0 पर प्रवणता निकालो।
ये सवाल है दूसरे का 5वां खंड। एक इसमें वक्र की वैल्यू दी है y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3 cos x। x बराबर 0 पर प्रवणता निकालना है, तो सबसे पहले हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। 2x स्क्वायर का अवकलन होगा 4x, माइनस में 3 cos x का होगा माइनस साइन x, तो ये माइनस पहले से प्लस। अब x बराबर 0 पर निकालना है, तो जब यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0 पर dy बाई dx बराबर आएगा 0, यानी प्रवणता जिसको हम यम से लिखते हैं उसका मान 0 होगा। यह है सवाल नंबर 2 का 5वां खंड। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 का पहला खंड। दिया हुआ है यदि x के ऊपर पावर y है बराबर e के ऊपर पावर x माइनस y है, तो सिद्ध करना है dy बाई dx की वैल्यू log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये सवाल है। सवाल नंबर 3 का पहला खंड दिया हुआ है, इसमें x के ऊपर पावर y बराबर e टू द पावर x माइनस y, यही चीज दिया हुआ है। तो चाहे तो इसको लिख सकते हो e के ऊपर पावर x बटे e के पावर y, और इस तरफ यहाँ पे गुणा करा सकते हैं, या फिर दोनों पक्षों का एक साथ यहाँ पे हम लघुगणक ले सकते हैं। तो लिखेंगे लघुगणक लगाएंगे तो ये हो जाएगा y log x, और ये हो जाएगा x माइनस वाई log e की वैल्यू 1 होता है। तो इसका लघुगणक कितना होगा? अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो y छोड़ के log x का करेंगे 1 बाई एक्स, और log x को छोड़ के y का करेंगे तो आएगा dy बाई dx, और x का 1 होगा, y का dy बाई dx। dy बाई dx एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा ये log x पहले से है, और dy बाई dx इधर से आएगा यानी प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो गया dy बाई dx, और ये लिखा है y बटे x, जो कि दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा ऋण y बटे x। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी? ऋण y बटे x कोष्ठक में 1 प्लस log x। और अब उसके बाद क्या करना है, हमें y का मान निकालना है। तो इस y का मान निकालने के लिए इसी समीकरण का इस्तेमाल करेंगे हम। y log x बराबर x माइनस वाई है, y को दूसरी तरफ ले आएंगे तो y कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा log x प्लस 1 बराबर हो जाएगा इस तरफ x, यानी y की वैल्यू होगी x बटे 1 प्लस log x। तो इस तरीके से y की वैल्यू निकल जाएगी x बाई 1 प्लस log x। और यहाँ पे देखिए एक चीज़, y इंटू 1 बाई एक्स, log x छोड़ के dy बाई dx, x का 1 y का dy बाई dx, इस तरफ लेके आएंगे dy बाई dx, तो log x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो इतना हो जाएगा, और 1 यहाँ रह गया था तो ये यहीं पे रहेगा, ये चीज़ छूट गई, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे रह गया है, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। आगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 माइनस वाई की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हम लिखेंगे, ये है x बटे 1 प्लस log x, और बटे में यहाँ पे x है तो ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस x बटे x 1 प्लस log x।
इस तरफ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x 1 प्लस log x माइनस x, ये यहाँ पे कोष्टक है, बटे में x 1 प्लस log x। तो x का गुणा 1 में करेंगे x, तो x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x log x बटे में x कोष्ठक में 1 प्लस log x से x कट जाएगा अब, या फिर चाहे तो यहीं पे काट सकते थे, केवल इसको 1 प्लस log x लिख सकते थे। तो ये हो जाएगा log x बाई 1 प्लस log x। ये किसकी वैल्यू है? ये है log x प्लस 1 की वैल्यू, log x प्लस 1 dy बाई dx की ये वैल्यू है। तो dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो यही चीज इधर भी है, तो ये वर्ग हो जाएगा log x बाई 1 प्लस log x का वर्ग। इस तरीके से लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आएंगे और इस तरह से इसको सॉल्व करके यहाँ से आगे पहुँचा देना है यहाँ तक। और ये जो y की वैल्यू है ये कहाँ से निकली है? ये जो हमने लिखा है यहीं से हम y की वैल्यू को निकाल करके हम यहाँ पे इसको कोई एक समीकरण बना देंगे और उसके बाद आगे इसको सॉल्व करके वैल्यू को रखना है। यह है सवाल नंबर 3 का पहला खंड। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड है। अवकल समीकरण sec स्क्वायर x tan y dx बराबर sec स्क्वायर y tan x dy बराबर 0 को हल करना है। तो ये है सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड है। सवाल है sec स्क्वायर x tan y और dx प्लस में है sec स्क्वायर y tan x dy बराबर है 0। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों लोगों को दो तरफ कर देना है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan y dx बराबर होगा माइनस में sec स्क्वायर y tan x dy। अब x को x की तरफ, y को y की तरफ, जैसे इधर x है तो ये वाला पार्ट इधर लाके डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x बटे tan x dx और tan y को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे माइनस में sec स्क्वायर y बटे tan y, ये हो गया dy। अब हम sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बटे में tan है, ये हो गया dx। ऐसे इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर y बटे में tan y और dy। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई tan का मतलब काट होगा और tan से ये एक tan कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा tan x प्लस काट x और यहाँ पे बचेगा tan y प्लस काट। और उसके बाद इन दोनों का आपको समाकलन करना होगा, tan का समाकलन करना होगा और साथ में काट का भी समाकलन करना होगा। या फिर आप इसमें नीचे और ऊपर 2 से गुणा कर सकते हो। 2 से जैसे ही गुणा करेंगे, देखो 2 तरीके से लगा सकते हैं। या तो यहाँ पे इसको हम लिख दें 1 बाई tan का मतलब काट और tan स्क्वायर बाई tan x का मतलब है tan, ये हुआ। और माइनस ऐसे ही काट y और प्लस में tan y, ये dy। यहाँ से चाहे तो हम इसका समाकलन कर सकते हैं इस पूरे पार्ट का, और या फिर यहीं से जो ये पार्ट है हम एक को यहाँ पे छोटा हिंट करके बना रहे हैं, हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं इसके,
तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x बटे में 2 tan x। अब अगर इसको हम उल्टा लिख लें इस तरीके से 2 tan x बटे 1 + tan स्क्वायर x, तो ये जो लिखा है ये sin 2x का सूत्र है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin 2x यानी cosec 2x, ये हो जाएगा dx। ऐसे ही ये हो जाएगा cosec 2y dy, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec 2x dx, और एक तरफ आएगा माइनस में cosec y 2y और dy। इसका भी आप समाकलन करके सवाल को लगा सकते हो। तो या तो आप इसका समाकलन कर लो तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, या फिर इनका समाकलन कर लो तो भी उत्तर आ जाएगा। तो अगर हमें इनका समाकलन करना है तो ये हो जाएगा cot x dx प्लस में tan x dx बराबर हो जाएगा माइनस में cot y dy माइनस में tan y dy। तो समाकलन करेंगे तो cot x का जो समाकलन होता है log ऑफ sin x, और tan का होता है log ऑफ sec x। तो ये हो जाएगा log ऑफ sec x बराबर माइनस, ऐसे ही cot y का हम लिखेंगे log ऑफ sin y, और tan y का लिखेंगे log ऑफ sec y, और प्लस में एक समाकलन स्थिरांक c। अब यहाँ पे प्लस का निशान है, मतलब लघुगणक में ये गुणा हो सकता है, तो हम इसको लिखेंगे sin x इंटू sec x बराबर माइनस यहाँ कामन लेके log ऑफ sin y इंटू sec y, और चाहे तो इस कांस्टेंट को हम log c भी बना सकते हैं या फिर ऐसे रहने दें। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो sec x का मतलब 1/cos यानी sin बटे cos, यानी ये लिखा tan, और इसी तरह से ये लिखा हुआ log ऑफ tan y और प्लस में c। ये दूसरे तरीके से हमने लगाने के लिए जो कहा था ये वो तरीका है। इस अगर लघुगणक के सवाल हैं तो चाहे तो आप समाकलन स्थिरांक को log में लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको log c लिख सकते हो इसको भी, या फिर चाहे तो आप c लिख के भी छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम इस लघुगणक को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ tan x प्लस में log ऑफ tan y, और बराबर हो जाएगा log c। अब यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है यानी दोनों गुणा होगा, तो ये हो जाएगा tan x इंटू tan y बराबर log ऑफ c। अगर आप इसको log नहीं लिख के केवल c लिखते तो ये इसी का मतलब यहाँ से इतना लिखने के बाद बराबर c करके जवाब हो जाता, और अगर आप इसको log c लिखोगे तो log हटा दो, ये हो जाएगा tan x इंटू tan y बराबर c, या tan x इंटू tan y माइनस c बराबर 0, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। ये शुरू से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, तीसरे का दूसरा खंड है ये पूरा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर तीसरे का तीसरा खंड। ये सवाल है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक है 1/, यहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 इस तरीके से दिया बराबर 0। ये प्रूफ करना है जहाँ ओमेगा इकाई का घनमूल है। तीसरे का तीसरा खंड है।
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। लेकिन लिखा है ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो जब ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी और ओमेगा क्यूब का मान 1 होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हम इसको स्तंभों में या फिर पंक्तियों में जोड़ सकते हैं। अगर हम इसको स्तंभों में जोड़ें तो R1 को हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब इस सभी पंक्ति को जोड़ के ऊपर लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और बाकी सब लोगों को ऐसे लिख देना ओमेगा स्क्वायर 1 और 1 और ओमेगा। तो इस सब की वैल्यू 0 हो गई, 0 ओमेगा स्क्वायर, 0 ओमेगा स्क्वायर 1 और 0 1 ओमेगा, ये हो गया। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष आप प्रसार कर दो। या फिर आप ये नियम लगा दो, किसी भी सारणिक का अगर कोई एक पंक्ति या स्तंभ शून्य है तो पूरे का मान शून्य होगा। तो प्रसार करने पर इसकी वैल्यू मिलेगी 0, जो कि है राइट हैंड साइड, और यही इसमें प्रूफ करना था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 का चौथा खंड है। ये सवाल, यदि PA की वैल्यू 0.5, PB की वैल्यू 0.4, तो A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब कहा है PA इंटरसेक्शन B और PA यूनियन B का मान बताओ। सवाल नंबर 3 का चौथा खंड। PA की वैल्यू है 0.5 और PB की वैल्यू दिया है 0.2। घटनाएं स्वतंत्र हैं, सवाल में पहले से दिया है। अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो PA इंटू PB यही होगा PA इंटरसेक्शन B, जो कि निकालना है, यानी 0.5 इंटू 0.2, ये 2 नहीं है, एक 4 है सवाल में, यही होगा PA इंटरसेक्शन B, यानी 5 चौक को 20 यानी 0.2। तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो जाएगी 0.2। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें कहा था PA यूनियन B बताओ। तो PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसकी वैल्यू 0.5, दूसरे की वैल्यू 0.4 और इसकी वैल्यू आई 0.2। तो 5 4 9 ऋण 0.2 बराबर 0.7, यानी PA यूनियन B की वैल्यू है 0.7। ये था दूसरा, 2 वैल्यू इसमें निकालना था। अगला सवाल आपको दिखाते हैं, सवाल नंबर 4 का पहला खंड। चौथा सवाल देखिए, सवाल है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। एक वक्र है AY स्क्वायर बराबर x क्यूब, इसके बिंदु AM स्क्वायर और AM क्यूब पर प्रवणता निकालनी है। तो वक्र दिया है AY स्क्वायर बराबर x क्यूब, प्रवणता यानी dy/dx निकालना है। तो ये हो जाएगा AY स्क्वायर का अवकलन 2y और फिर से y का अवकलन dy/dx, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, या फिर dy/dx की वैल्यू होगी 3x स्क्वायर अपान 2ay। अब प्रवणता निकालनी है किस बिंदु पर, AM स्क्वायर कामा AM क्यूब, जहाँ ये पहला x है और ये दूसरा y है।
तो ये बराबर हो जाएगा 3 x की जगह पे am स्क्वायर इसका स्क्वायर और 2a y की जगह पे am क्यूब। तो ये हो गया 3a स्क्वायर m के ऊपर 4 की पावर और नीचे 2a स्क्वायर और m पर क्यूब हो जाएगा। a स्क्वायर कट जाएगा, m क्यूब से एक m पावर 4 काटेंगे तो एक m रह जाएगा, यानी 3/2m। ये हो जाएगी इस वक्र की प्रवणता। अगला सवाल देखिए, ये है सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, ऋण 1, ऋण 2, 1 और 5, 8, 7 ये संरेख है। 3 बिंदु दिया है। सवाल नंबर 4 का दूसरा खंड। ए का निर्देशांक है 2, 3, 4। बी का निर्देशांक है ऋण 1, ऋण 2 और 1। सी का निर्देशांक है 5, 8 और 7। कहा है दिखाओ कि संरेख है। तो उसके लिए ए बी के बीच की दूरी निकाल लो, बी सी के बीच की दूरी निकाल लो और ए सी के बीच की दूरी निकाल लो। अगर उसमें से कोई दो दूरी का योगफल तीसरे के बराबर हो जाए तो वो कहेंगे संरेख है। या फिर एक तरीका ये है कि हम ए बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, उसमें से हम सी की वैल्यू रखेंगे, या बी सी से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो, उसमें ए के निर्देशांक रख दो। अगर बराबर हो गए तो भी यहाँ पे ये संरेख होंगे। तो हम यही रेखा का समीकरण ही निकालेंगे। ए बी से जाने वाली रेखा का समीकरण। सूत्र होता है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 और z2 माइनस z1। ये सूत्र होता है। तो x माइनस x1 की वैल्यू 2, x2 माइनस x1 यानी ऋण 1 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा ऋण 3, y माइनस y1 की वैल्यू 3, ऋण 2 में से 3 घटाएंगे ऋण 5, z माइनस z1 तो ये है 4 और 1 में से 4 घटाएंगे आएगा ऋण 3। अब हमें संरेख चेक करना है तो हम बिंदु C का निर्देशांक रखेंगे। बिंदु C का निर्देशांक AB रेखा के समीकरण रखेंगे जब, तो x की वैल्यू रखनी है 5, तो 5 रखेंगे। 5 ऋण 2 बटे ऋण 3 यानी आएगा 3 बटे ऋण 3 यानी 1। y की जगह पे 8 रखना है, तो 8 ऋण 3 बटे ऋण 5 यानी आएगा 5 बटे ऋण 5 यानी आएगा यहाँ पे ऋण 1। ऐसे ही z की जगह पे 7 रखना है, तो 7 और ऋण 4 पहले से है बटे ऋण 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बटे ऋण 3 यानी ऋण 1 बराबर हो गया। लिखेंगे इसलिए ए कामा बी कामा सी संरेख है। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। सिंपल क्या करना है, किसी भी दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण इस तरीके से निकालना है और उसके बाद तीसरे बिंदु को उसमें रख देना। अगर सभी बराबर हो गए तो संरेख है, नहीं हुआ तो नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड। ये सवाल देखिए, कहा है कि समाकलन करना है रूट में 5 + 2x + x² dx का समाकलन करना है। रूट में 5 + 2x + x² dx का। तो इसको पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। x² पहले लिख लेते हैं, 2x के बाद में 5 को लिखेंगे 4 धन 1 ऐसे करके। अब ये जो हो गया ये हो गया, चाहे तो 4 धन 1 लिख लो या 1 धन 4 लिख लो। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 को अंदर ले लेते हैं और 4 को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि हमें 4 का भी वर्ग बनाना था। और अगर बाहर यहाँ पे 1 रहता तो उसका भी वर्ग बन जाता, तो कोई दिक्कत ही नहीं।
दोनों में से किसी को भी आप बाहर कर सकते थे। तो ये हो जाएगा x+1 का वर्ग और दूसरा हो जाएगा 2 का वर्ग dx। अब ये सूत्र हो गया x² + a² जैसा। अब इसका सूत्र होता है x मतलब x/2। अगर ये x होता तो ये होता x/2 यानी x+1/2 √x² + a² मतलब जो लिखा था यही। तो क्या लिखा था x² + 2x + 5 इतना, और प्लस में a²/2 a² यानी 2 का वर्ग बटे 2 यानी 4/2 यानी 2, और उसके बाद लघुगणक, और फिर सूत्र था x + x² + a²। तो x मतलब x+1 और प्लस में जो कुछ करने में था यही इसका जवाब हो जाएगा, और प्लस एक समाकलन स्थिरांक। बस इतना सा सवाल था ये। सबसे पहले सवाल को रीअरेंज कर देना है और उसके बाद इसका सूत्र लगाना है। किस चीज़ का? x² + a² का। सूत्र होता है x/2 √x² + a², मतलब जो था वही लिख देना है। प्लस में a²/2 यानी 2 का वर्ग बटे 2 यानी 4/2 2 आएगा, log x प्लस रूट में x² + a²। यहाँ लिख देते हैं सूत्र। सूत्र होता है x/2 √x² + a², यानी जो करड़ी में लिखा था वही लिख देना है, प्लस में a²/2 log x प्लस रूट में x² + a² dx। dx नहीं, एक समाकलन स्थिरांक c। यह सवाल नंबर 4 का तीसरा खंड। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। दिया है यदि y बराबर x पे पावर x तो dy/dx का मान बताओ कितना होगा। ये सवाल नंबर 4 का है चौथा खंड। y का मान दिया है x के ऊपर पावर x, दोनों पक्षों का log लेंगे तो ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा x log x। अब हमें ये log y होगा, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो log y का 1/y और dy/dx। x छोड़ के log x का करेंगे 1/x और log x को छोड़ के x का करेंगे तो केवल आएगा log x, यानी ये हो गया 1 + log x। तो dy/dx इसकी वैल्यू हो जाएगी y और 1 + log x। y की वैल्यू थी x पे पावर x, 1 + log x। यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। dy/dx की वैल्यू यही आएगी। यह है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। और उसके बाद देखते हैं जो सवाल है सवाल नंबर 5वें का। जो पहला है ये पीछे के खंड में हमने पीछे के पार्ट में जो या सेट जो कह सकते हो जो पीछे जा चुके हैं उसमें सवाल नंबर 5 का पहला खंड, 5वें का दूसरा खंड, और ये सवाल नंबर 5 का जितना भी खंड है क्रमवार ये सभी सवाल पीछे के सेटों में है। हम एक दो दिखा देते हैं आपको, आप समझ जाओगे। ये देखिए, ये सवाल और ये सवाल दोनों एक हैं। ऐसे पीछे आप पलटोगे तो सारा जो कुछ यहाँ पे लिखा है वो पीछे जा चुका है। वो चीज हम एक दो खोज के दिखा देते हैं आपको। वो चीज पीछे के सेटों में इंक्लूड हो गया, इसलिए हम यहाँ पे उनको छोड़ देंगे। और ऐसे बहुत से सवाल हैं जो उभयनिष्ठ हो गए हैं तो वो सारे सवाल यहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे। जैसे एक दो और खोज के हम आपको दिखा देते हैं सवाल को जो कि पीछे है। ये पहला सेट शुरू हो रहा है और ये पहला सेट खत्म है, दूसरा सेट शुरू। दूसरे सेट में देखते हैं कि नहीं सवाल। यहाँ पे देखिए जितना भी सवाल है पूरा सेट कॉमन है। देखिए 6वें का
जो पांचवा खंड i2j-4 के, और यहाँ पे देखिए i2j-4 के, और बाकी 2 3 6 इधर 2 3 6, ऐसे ये सवाल। तो ये दोनों लाइन यहाँ पे दिया, यहाँ भी न्यूनतम दूरी निकालनी थी, यहाँ भी न्यूनतम दूरी निकालनी थी। तो सवाल बिल्कुल उभयनिष्ठ है। ये वाले सवाल, ये वाला जो सवाल है ये भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये पीछे के सेट में हमने इनको हल कर दिया, इसलिए हम इसको बार बार नहीं लगा रहे हैं। ये पीछे के सेट में कौन से सेट में है ध्यान नहीं है, लेकिन है जरूर ये सवाल। ये यहाँ पे देखिए -1 लेस देन x लेस देन 1 के लिए ये पूरा एक इक्वेशन दिया है। तो सिद्ध करना था कि dy/dx की वैल्यू होगी -1/1 + x²। यहाँ पे वो सवाल देखिए। तो ये जितना भी सवाल है, सवाल नंबर 5वां का जो पांचों खंड है, ये पीछे के सेटों में ये मौजूद है। कोई सवाल किसी सेट में है, कोई सवाल किसी सेट में, इसलिए हम इन सभी सवालों को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमने इनको पहले से लगा रखा है। और जो भी सेट के सवाल उभयनिष्ठ हो जाएंगे, यानी पीछे के सेट में मौजूद हैं, तो हम उन सवालों को छोड़ देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ सॉल्व करके आपको सिखाया समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के पार्ट में, आगे के टॉपिक के साथ।